बच्चा है ना। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट बचा हुआ था क्या? हाँ हाँ हाँ। लास्ट। अरे तो वो कहाँ है इसका स्टडी मटेरियल? एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, पहले उसका करा देता हूँ। कहाँ है लास्ट क्लास वाला मॉड्यूल? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट मॉड्यूल था। उसमें क्या देखे थे? सब 11th का है तो। ओके, थोड़ा सा पार्ट बच गया था। हम्म तो हमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम और उसका बिहेवियर समझना बाकी था, बाकी सब हमने पढ़ लिया था। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में, जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके उससे रिलेटेड, कि why is force smaller in dielectric medium than in vacuum? कहने का मतलब समझो, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स था, हमने कहा था वैक्यूम में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², जबकि डाइलेक्ट्रिक में कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी थी उससे हमारा फोर्स डिवाइड हो गया। फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक हमने देखा था, इट इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स होता है। तो हमें ये बताना है कि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फोर्स वैक्यूम में लगने वाले फोर्स से कम क्यों है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लगने वाला फोर्स वैक्यूम में लगने वाले फोर्स से कम क्यों है। स्वीटी, अपना प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ, तो ये फोर्स कम क्यों है ये बताना है। वाई इज फोर्स स्मॉलर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम देन इन वैक्यूम। तो देखिए क्या होता है। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग जो पहला रूल था वो ये था कि आसपास में क्या रखा हुआ है, कोई तीसरा चार्ज है या नहीं है, चौथा चार्ज है या नहीं है, पास में पत्थर है, ईटा है, बालू है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अपने सराउंडिंग से इंडिपेंडेंट होता है। ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स सराउंडिंग से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए जो नेट फोर्स एक चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम के बराबर करेगा। तो लेकिन साथ ही साथ हम ये भी पढ़ रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर फोर्स कम हो जाता है। तो ये दोनों बातें तो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में आ गई ना। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर फोर्स कम भी हो गया और हमने सुपरपोजिशन में पढ़ लिया कि सराउंडिंग से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है ना। कॉन्ट्रडिक्ट कर गए अपने आप को। तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आखिरकार डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स कम क्यों हुआ। तो जवाब बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, फिर भी बहुत कम लोगों को पता है। क्या होता है कि अगर आपके पास कोई चार्ज है, लेट से कैपिटल क्यू, यहाँ पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है, लेट से स्मॉल क्यू। क्या होता है, ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल कर रहा है, मान लेते हैं, फोर्स एफ नॉट से वैक्यूम के अंदर, ठीक है। अगर मैं इस पूरे सेटअप को एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाल दूं, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर डाल दूं, लेट से तेल के अंदर डाल दिया,
केरोसिन के अंदर डाल दिया, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज चार्जेस। क्या होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर कुछ ऐसे करके लग जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से। क्या कुछ दिक्कत हुई थी क्या एकदम से? मेरा पूरा स्क्रीन वगैरह बंद हो गया था। हाँ, आप लोगों को सब सही दिख रहा है ना? सर वीडियो पॉज हो गया था क्या? अचानक से। सर वीडियो पॉज हो गया था अचानक से। अब सब ठीक है वापस से? हाँ सर। ओके सर, ओके बेटा। तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इस तरीके से इसके आसपास चार्जेस या मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाएंगे, माइनस प्लस ऐसे। ठीक है, चार्जेस मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो गए माइनस प्लस करके, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस ऐसे करके। तो इसके आगे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ इतना ही नहीं होंगे, इसके आगे मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे लग जाएंगे, माइनस प्लस, 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 माइनस प्लस एंड सो ऑन। आसपास में मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे करके इकट्ठा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? दिमाग में एक पिक्चर बन रही ना? ये पिक्चर तो उतनी अच्छी नहीं क्योंकि रफली ड्रॉ किया गया हाथ से, पर आपके दिमाग में एक फोटो तो बन रही होगी जो सिमेट्रिक होगी काफी सी। तो अगर आप अब इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि अगर मैं यहाँ पर एक स्फेयर ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक स्फेयर ड्रॉ करता हूँ तो क्या देखूंगा, इस स्फेयर के अंदर जो नेट चार्ज है वो Q के साथ साथ एक Q इंड्यूस्ड भी आया। ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है ये नेगेटिव है। ये जो स्फेयर मैंने यहाँ बनाया है, इस स्फेयर में जो चार्ज है वो सिर्फ कैपिटल Q नहीं बचा, बल्कि कैपिटल Q प्लस सम नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब जो नेट चार्ज है वो लेस देन कैपिटल Q हो गया। इसका मतलब जो ये जो स्फेयर इस पर फोर्स लगाएगा, अब मैं सिर्फ इस चार्ज की फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे स्फेयर के फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जिससे वो जो फोर्स हो जाएगा वो लेस देन एफ नॉट हो जाएगा। क्या होगा, ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू, ये एफ नॉट फोर्स ही लगाता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो चार्ज कैपिटल क्यू रखा था ये उस स्मॉल क्यू पे मीडियम हो चाहे नहीं हो, एफ नॉट फोर्स ही लगाएगा। जितना फोर्स वैक्यूम में लगाया था उतना ही फोर्स मीडियम में लगाएगा। बट होगा क्या, इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से इसके आसपास में एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज इस कैपिटल क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये हो जाएगा एफ इंड्यूस्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो नेट फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एफ नॉट वेक्टर प्लस एफ इंड्यूस्ड वेक्टर। ठीक है, ये नेट फोर्स होगा। ये नेट फोर्स एफ नॉट से कम है क्योंकि एफ इंड्यूस्ड जो है वो एफ नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसी वजह से चार्ज कम होता है। आप ये भी कह सकते हो कि दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ नॉट वेक्टर बाय एप्सिलॉन आर। इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एफ इंड्यूस्ड वेक्टर इज इक्वल टू एफ नॉट वेक्टर इंटू 1/ε r-1। आप क्लियरली देख सकते
तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो इंड्यूस्ड फोर्स है, ये एफ नॉट से कम है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है 1 से बड़ा होता है। ये क्वांटिटी, सॉरी गलत बोल गया मैं बोल रहा हूँ क्लियरली देख सकते हैं ये जो एफ इंड्यूस्ड है ये एफ नॉट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा होता है, ये क्वांटिटी 1 सर से छोटी है। हाँ बेटा। सर एक बार वहां से बताइए, एफ नेट इज इक्वल टू एफ नॉट वेक्टर वाले ठीक से। है, क्या हुआ, कैपिटल क्यू एफ नॉट वेक्टर फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज है वो एफ इंड्यूस्ड वेक्टर फोर्स लगा रहा है। तो इस स्मॉल क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो एफ नॉट वेक्टर प्लस एफ इंड्यूस्ड वेक्टर लगेगा, है ना। और ये हमने पढ़ा है कि ये मीडियम के अंदर जो चार्ज होता है ये एफ नॉट वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। वैक्यूम के मुकाबले 1 बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स दो चार्जेस के बीच में मीडियम के अंदर लगता है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि जो इंड्यूस्ड फोर्स होगा दैट इज एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर माइनस एफ नॉट, दैट इज एफ नॉट वेक्टर इनटू 1 बाय एप्सिलॉन आर माइनस 1। नाउ एज एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी हो गई। 1 से छोटे नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एफ इंड्यूस्ड वेक्टर इज अपोजिट टू एफ नॉट वेक्टर। ठीक है, नेट फोर्स कम होगा क्योंकि इंड्यूस्ड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज नहीं हुआ, बल्कि मीडियम ने अलग से अपनी तरफ से कुछ फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से हमारा नेट फोर्स चेंज हो गया। समझ में आई बात? हाँ सर। कॉपी कर लो सब लोग। आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में नेट रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। लेट्स से ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे हम लोगों ने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, लेट्स से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ताकि हमें सब कुछ आसानी से समझ में आए। मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम का शेप भी रेक्टेंगुलर लिया है। ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर। ये ई वेक्टर है एक्सटर्नल। तो क्या होगा अगर आप जैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे।
सच दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर चार्ज को अरेंज कर लेंगे। क्या होगा अगर आप देखें गौर से, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज की शीट बन गई है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की शीट बन गई है। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हम देखेंगे कि इस मीडियम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे आ जाएगा। दिस इज योर ई इंड्यूस्ड वेक्टर। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल वेक्टर प्लस ई इंड्यूस्ड वेक्टर। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है, जो ई नेट वेक्टर होता है इट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल वेक्टर बाय एप्सिलॉन आर होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ई एक्सटर्नल वेक्टर बाय एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल वेक्टर प्लस ई इंड्यूस्ड वेक्टर। दिस इंप्लाइज जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल इंटू वन बाय एप्सिलॉन आर माइनस वन। बेसिकली फिर से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फील्ड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा वो एक्सटर्नल जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आया। हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, हम इस इक्वेशन से भी देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, आप इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके यहाँ पे कितनी चार्ज डेंसिटी आई ये भी निकाल सकते हो। अगर इसको मैं सिग्मा बोल दूं तो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूँ। सिग्मा अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलूँ यहाँ पर इस सरफेस पे तो ई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया, समझ में आ रहा है सबको? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, नेट हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद बेटा डाउट्स के लिए ना हम लोग अलग से सेशन रख रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूल सॉल्व करेंगे उसका डाउट्स के लिए अलग से सेशन रख रहे हैं। ये समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसको कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ओके, अगला है गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर गॉस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं ये देखना है। देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि गॉस लॉ में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हमने पढ़ा था गॉस लॉ में कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q है, नेट चार्ज,
तो अगर मैं इस सरफेस के ऊपर कोई एरिया लेता हूँ, लेट्स से ds वेक्टर, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ लेट्स से E वेक्टर, तो इस सरफेस के ऊपर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस लॉ है। दिस इज ऑलवेज ट्रू। पर जो इसका डेरिवेशन था, उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, एक स्फीयर लिया था, स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर करके उसको पूरा कैलकुलेट किया था, तो हमने देखा था q बाय एप्सिलॉन नॉट आया था। अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि जो चार्ज है वो मीडियम के अंदर रखा हुआ है, तो हमें मालूम है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो जाएगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम हो जाएगा। वही एक वापस से एक बार डेरिवेशन करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास एक स्फीयर है, जिसके सेंटर पे ये चार्ज रखा हुआ है q, ये यहाँ पे पूरे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन r, ठीक है। अब इस चार्ज q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें अगर हम इस स्फीयर के किसी भी सरफेस पे, तो ds वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में E वेक्टर है। E वेक्टर कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है तो k q बाय k नहीं बोलेंगे, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q बाय r स्क्वायर। तो ऐसे में अगर मैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखूं तो दैट इज सिंपली E ds, दैट इज इक्वल टू q कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r स्क्वायर कांस्टेंट E हो गया इनटू ds, ठीक है। दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स निकल रहा है E वेक्टर और ds वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ds इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, दैट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए था, बट एप्सिलॉन नॉट के साथ एक एप्सिलॉन r और आ गया। तो यहाँ पर हम हो गए कंफ्यूज कि हमें लॉ पढ़ाया ये और आ गया ये, है ना? लॉ पढ़ाया था क्यू नेट एप्सिलॉन नॉट और आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ऐसा क्यों हुआ? तो जवाब ये है कि बेटा, जैसे हमने पिछले केस में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे चार्ज इंड्यूस हुआ, जैसे हमने उससे पहले केस में देखा था कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर चार्ज रखने पे उसके आसपास में एक नेगेटिव चार्ज आ गया, वैसे ही यहाँ पर भी जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पास के अंदर चार्ज रखा तो उसके आसपास में एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, आपका क्यू नेट क्यू से डिफरेंट होगा। एक्चुअली आपने एकदम सही कैलकुलेशन करी है, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं जो हमने अभी तक किया, बस हम कैलकुलेशन पूरी किए बिना बीच रास्ते में रुक के कंफ्यूज हो रहे हैं। इसके आगे हमें ये लिखना चाहिए कि फाई जो है ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, यहाँ तक तो ठीक है, बट दिस हैज टू बी इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू अपॉन, अच्छा एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्यू नेट। तो क्यू नेट क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू इंड्यूस्ड। दिस इम्प्लाइज हम यहाँ से क्यू इंड्यूस निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन r-1। एक बार कंपेयर करके देखते हैं पिछले वाले आंसर से सही है कि गलत है। अच्छा, उसमें अपने ने क्यू नहीं निकाला था, बट कोई बात नहीं, क्यू इंड्यूस भी निकाल सकते हैं हम लोग। कितना आया, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन r-1। असली में आपका जो गॉस लॉ होगा इसके लिए वो यही है, एक तो ये सही है। इसका एक और फॉर्म होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू फ्री बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये भी सही है, ये भी सही है। ये जो आया था ना यहाँ पे क्यू क्या था, क्यू फ्री। क्यू फ्री का मतलब क्या है, वो चार्ज जो मीडियम का नहीं है, वो चार्ज जो मीडियम का नहीं है उसको हम क्यू फ्री कह रहे हैं, ठीक है।
जो चार्ज मीडियम का नहीं है उसको क्यू फ्री कह रहे हैं। इस क्यू फ्री, अगर आप सिर्फ क्यू फ्री यूज करते हो, मतलब सिर्फ ये चार्ज क्यू यूज करते हो, तो आपको एप्सिलॉन नॉट लगाने से काम नहीं चलेगा, साथ में एक एप्सिलॉन आर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्यू नेट के लिए अभी भी क्या हो जाएगा, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। और इन दोनों को कंपेयर करके आप क्यू इंड्यूस निकाल सकते हो। आप ये कह सकते हो कि क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू फ्री प्लस क्यू इंड्यूस्ड। ठीक है, तो एक बार इसको फटाफट सब लोग कॉपी कर लो। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर। नहीं, नहीं। उसको पूरा उस पर कर दीजिए। हो गया? कॉपी हुआ? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। ओके बेटा, तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड कोरोना डिस्चार्ज। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड कोरोना डिस्चार्ज। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, ये सब समझते हैं। सोचिए, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या क्या होते हैं? सारे नॉन कंडक्टिंग मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, सारे के सारे। तेल ले लो, हवा ले लो, सब के सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए। ये एक इसका मॉलिक्यूल है। क्या हुआ है, हमने इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर माइनस और इधर प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस माइनस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया, तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब सोचो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना बढ़ा दिया इतना बढ़ा दिया इतना बढ़ा दिया इतना बढ़ा दिया कि ये फोर्स इतना बढ़ गया, इस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल बीच से टूट गया। मतलब बीच से टूटने का मतलब, मॉलिक्यूल के अंदर से नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा, उसका कहने का मतलब इसमें उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल दिया। हमने इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया कि मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन
बाहर निकल गया तो क्या होगा? मॉलिक्यूल के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के में हो सकता है। हर मीडियम की एक लिमिट होती है जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसका अंदर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, वो उस लिमिट को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहां से क्या नाम नाम निकलता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन इन अ मीडियम without causing डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर सकते हो बिना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कराए उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसी को दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए उसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो सकता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में क्या हुआ? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से क्या हुआ? आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ गया, मतलब वी हैव गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मीडियम। हमारे मीडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फ्री चार्ज कैरियर्स आ गए। इसका मतलब मीडियम जो पहले डाइलेक्ट्रिक था, मीडियम बिकम्स कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। कौन सा मीडियम? वो मीडियम जो पहले नॉन कंडक्टर था, हमने जबरदस्ती उसको कंडक्टर बना डाला। हम किसी भी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करा सकते हैं। तेल में करा सकते हैं, केरोसिन में करा सकते हैं, हवा में भी करा सकते हैं। तो क्या होगा? हवा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, एयर के थ्रू। अगर सोचो एयर ही कंडक्टर हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से आपको कौन बचाएगा? कोई है बचाने वाला? नहीं है। तो ऐसा हमने कभी देखा है क्या जिसमें एयर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो? किसी ने देखा है? रोज देखते हो। लाइटनिंग में, लाइटनिंग में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एयर के थ्रू ना पास हो रही होती है। हम्म, तो ये जो लाइटनिंग है वहां आप इस डाइलेक्ट्रिक ब्रेक, वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बाद ही होता है। ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हम कैसे करा सकते हैं? इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लो हमारे पास ये एक कंडक्टर है। ये एक कंडक्टर है, हमने इसको कुछ चार्ज क्यू दे दिया, तो वो चार्ज इस कंडक्टर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसके सरफेस पे आएगा सबसे पहले। तो सरफेस पे तो आएगा, उसमें भी जो चार्ज डेंसिटी वो यहाँ की बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस शार्प एंड की चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बाकी जगह चार्ज डेंसिटी काफी कम रहेगी, है ना? क्योंकि शार्प एजेस पे सिग्मा ज्यादा होता है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ का सिग्मा बहुत हाई है, हम इस चार्ज को और बढ़ाएंगे तो सिग्मा और हाई हो जाएगा।
सिग्मा बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी बहुत हाई है। तो इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है, सिग्मा बहुत हाई है, इसलिए अ, तो अगर मैं थोड़ा चार्ज और डालूं तो हो सकता है हम बाकी जगह पे ना कुछ ना कर पाए, पर इस जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा ऊपर पहुंचाया जा सकता है कि आसपास में इस जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए और यहाँ से स्पार्क की तरह चार्ज लीक कर जाए, यहाँ से चिंगारी निकलेगी, यहाँ से थोड़ा सा चार्ज निकल जाएगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं, चार्ज जो लीक हो रहा है यहाँ से, उसको हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ये कोरोना वो कोरोना नहीं है जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन क्लास करनी पड़ रही है, ये बस नाम है इसका, कोरोना डिस्चार्ज। और ना ही ये दूसरा कोरोना है जो उसके पहले खूब चलता था, ठीक है। ये बस अपना एक कोरोना डिस्चार्ज नाम दिया गया है किस चीज को, अगर हम एक चार्ज बॉडी एक बॉडी को चार्ज करें और उसके शार्प कॉर्नर से चार्ज लीक कर जाए ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन द नियर बाय रीजन, देन दिस काइंड ऑफ डिस्चार्ज दिस काइंड ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। और एक काम करेंगे, ये तो मैंने पढ़ा दिया, अब आप लोग एक काम करेंगे, वो चीज़ सिलेबस में नहीं है, आपके पहले सिलेबस में थी फिर हटा दिया गया है, बट फिर भी आप लोग HC वर्मा से एक बार आप सब लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर की थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, HC वर्मा से वैन डी ग्राफ जनरेटर की थ्योरी पढ़ लेंगे पूरी की पूरी, उसमें आपका कोरोना डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वगैरह वगैरह सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, तो कोरोना डिस्चार्ज, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और वैन डी ग्राफ जनरेटर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बनेंगे इस टॉपिक के, और कुछ नहीं। ठीक है, तो फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, चैप्टर खत्म हो गया। सर कोरोना डिस्चार्ज का एक बार लास्ट स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर दीजिए क्या ना। बेटा? सर कोरोना डिस्चार्ज वाला लास्ट स्टेटमेंट जो बोले थे ना आप, वो रिपीट कर कोरोना दीजिए डिस्चार्ज का लास्ट स्टेटमेंट सर। का लास्ट स्टेटमेंट सर, क्या बोले थे? देखिए, कोरोना डिस्चार्ज की थ्योरी का क्या डेफिनेशन सुन रहे हो? यस सर। डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं है, समझा रहा हूँ क्या होता है। लीकिंग ऑफ चार्ज या डिस्चार्जिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू लीकिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम इट्स शार्प कॉर्नर्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, यस सर। यही यही बोल रहे थे सर ना? हाँ सर। ठीक है, ओके बेटा। सर HCV में वैन डी ग्राफ जनरेटर नहीं है, सर डायरेक्ट डायरेक्ट कोरोना डिस्चार्ज ही है। बेटा मैं इसीलिए तो बोला HC वर्मा से एक बार पढ़ लेना, HCV में है वैन डी ग्राफ जनरेटर, उससे एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लेने से फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, उसको याद मत करिए, पढ़ तो सकते हो ना, पढ़ने से क्या है ना कि कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाएगा आपका कोरोना डिस्चार्ज और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का। हम्म, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो अब नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर कैपेसिटर पढ़ा दीजिए। पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर कैपेसिटेंस। देखो बेटा, कैपेसिटेंस पहले करने में ना बहुत झमेला है, उसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने होते हैं, साथ साथ सर्किट सॉल्व करना भी सीखना पड़ जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने कर देने से क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट आपको ज्यादातर पता है, 9 10 से पढ़े हुए हैं। वही बात। ठीक है,
पर आपको सर्किट सॉल्व करना नहीं आता। वो सर्किट सॉल्व करना इस चैप्टर में सीख जाओगे और उसके बाद आपको कैपेसिटेंस थोड़ा सा इजी लगेगा। अदरवाइज कैपेसिटेंस चैप्टर से डर लगता है लोगों को, जबकि चैप्टर है बहुत आसान। कैपेसिटेंस बहुत आसान चैप्टर है, फिर भी लोग डर जाते हैं क्योंकि दो चीजें एक साथ सीखनी पड़ रही होती है। इसलिए पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दो, जल्दी हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मतलब हम स्टैटिक चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे फ्लोइंग चार्ज के बारे में, चार्ज के का फ्लो थ्रू अ वायर। जनरली मोस्टली हम लोग इस चैप्टर में चार्ज का फ्लो थ्रू अ वायर ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। करंट होता क्या है सोचिए। मान लेते हैं मेरे पास ये एक वायर है जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए से कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है। इसके एरिया ए से चार्ज कुछ निकल रहा है, पार कर रहा है इस एरिया ए को। तो ऐसे में करंट इज डिफाइंड एज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और करंट इंस्टेंटेनियस इज डिफाइंड एज डी क्यू बाय डी टी, दैट इज रेट एट विच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट, ठीक है। क्या होता है, ये बात सबको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में। करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया है, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमने करंट को अज्यूम किया है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम पर सेकंड, या फिर सिंपली एम्पियर, ठीक है। कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर हमारे करंट की यूनिट है, सबको पता है, ठीक। अब चार्ज फ्लो कैसे करेगा, चार्ज फ्लोज विथ, चार्ज मूव कैसे करेगा, चार्ज फ्लोज विथ चार्ज कैरियर। कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो अपने साथ में चार्ज को लेकर जाए, ठीक है। समझ में आई बात। चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चार्ज एग्जिस्ट विथ मास। चार्ज कैन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो चार्ज जो है किसी मास के साथ ही फ्लो करेगा, किसी चार्ज कैरियर के साथ ही फ्लो करेगा। अब अलग अलग केसेस में ये चार्ज कैरियर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग केसेस में ये चार्ज कैरियर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। क्या मोबाइल कितना दिखता है बार-बार, उससे कितना अच्छा क्वालिटी आता है। हाँ, चार्ज जो है वो चार्ज कैरियर्स के साथ ही फ्लो करते हैं। अलग अलग केसेस में चार्ज कैरियर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कंडक्टर के बारे में बात करें तो कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं दे आर सिंपली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ करंट फ्लो करता है। दूसरा, आपका अगर मैं सॉल्यूशन में करंट के फ्लो के बारे में बात करूं तो सॉल्यूशन में करंट को कैरी करते हैं आयंस। आयंस मूव करते हैं, उनके साथ में चार्ज मूव करता है, ठीक है। अगर हम बात करें, कंडक्टर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अगर हम बात करें स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, देखिए अगर अल्फा पार्टिकल्स, आपको हल्का फुल्का आइडिया तो है, अल्फा पार्टिकल्स का कितना चार्ज होता है, +2 ही चार्ज होता है। अगर अल्फा पार्टिकल्स का स्ट्रीम जा रहा है तो साथ में चार्ज भी तो जा रहा होगा, है ना।
तो उसमें कौन चार्ज कैरी कर रहा है? खुद अल्फा पार्टिकल्स ही कैरी कर रहे हैं या हीलियम न्यूक्लियस कर रहे हैं। अगर वैसे ही स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स कर लिया जाए तो बीटा पार्टिकल्स किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं आपके चार्ज। ठीक है। एक और चीज होती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में ज्यादा चर्चा हम नहीं कर सकते, और अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर पे, तो आपको उस सभी के लिए पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर में आपको चार्ज कैरियर्स होते हैं, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल मिलके चार्ज कैरी करते हैं। आप बोलोगे सर होल्स क्या होता है, इसलिए मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, बट आपके बुक में आता है। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि आपको 10th क्लास में हल्का फुल्का आइडिया इसलिए बता दे रहा हूं कि कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, कंडक्टर का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो क्या होता है? कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, होल्स कम होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं। सॉल्यूशन के बारे में भी अगर बात करें तो सॉल्यूशन में भी टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्ट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। सिर्फ कंडक्टर, मतलब इन तीन चीजों में सिर्फ एक कंडक्टर ही है जिसके साथ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा होता है। अदरवाइज सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन में? क्योंकि सॉल्यूशन में आयन के फ्लो को रेजिस्ट कौन कर रहा था? आपके सॉल्यूशन का विस्कोसिटी। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी घट जाएगी, रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है। ये चीज मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आपको बस मैंने मेंशन कर दिया, इसको याद रखना है हमेशा। सर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कैसे घट जाएगा इंक्रीज करने से टेम्परेचर? क्या सर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कैसे डिक्रीज कर जाएगा इंक्रीज टेम्परेचर होता से है? इंक्रीज, अरे कंडक्टर में रेजिस्टेंस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, हाँ सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, ये कह रहा हूँ। ठीक है सर वही सर इंक्रीज कैसे कर जाएगा क्योंकि बेटा, वो उसके इलेक्ट्रॉन लिए तो अभी पूरी थ्योरी है, अभी वही पढ़ने वाले हैं, लंबा चौड़ा थ्योरी है उसके लिए। ठीक है, डोंट वरी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। अभी जो बताया मैंने बस फैक्ट बताया, मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा पूरी पूरी। ठीक है, ओके कॉपी हो गया? ओके। अगली पूरी थ्योरी उसी की है, और आज का टारगेट ही यही खत्म करना है। मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, पहले ये समझते हैं। देखिए क्या है, अगर मैं एक कंडक्टिंग वायर कंसिडर करता हूं तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर मूव करने के लिए फ्री हैं। उनको बॉडी के बाहर निकलना अलाउड नहीं है। वो सिर्फ इस कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं, कंडक्टर के बाहर मूव नहीं कर सकते। ठीक है।
हमारे पास ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, इतनी ऑर्डरली नहीं होते, सॉरी। क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बस मैं अगर ऐसी कंडक्टर को छोड़ दूं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब भी रहेंगे, पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। एक ऐसे मूव कर रहा होगा, एक ऐसे मूव कर रहा होगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 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 एकदम रैंडम डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो स्पीड है, सॉरी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की कलेक्टिव एवरेज वेलोसिटी दूं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूं, इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालूं एट एनी इंस्टेंट, तो वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि कोई राइट में जा रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी जो एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट अगर मैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड निकालूं, तो ये आएगा, अगर रूम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो रूम टेम्परेचर पर दिस एवरेज स्पीड शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर 6 मीटर्स पर सेकंड। मतलब समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में 10 टू पावर 6 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं, बट क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, नेट 0 है, नेट कोई चार्ज कहीं नहीं जा रहा। 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड काफी बड़ा नंबर है, अगर आप सोचो जरा, तो 1000 किलोमीटर पर सेकंड है। मतलब इस स्पीड से अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाओगे तो 2.5 सेकंड में पहुंच जाओगे। बट यहां ऐसा नहीं हो पा रहा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, तो उस इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसा हो रहा होगा, पहले इधर गया, जब यहां गया तो क्या हुआ, यहाँ दूसरा एक एटम आया होगा जिससे टकरा गया होगा, टकराने के बाद इधर आया, यहाँ एक और एटम आ गया, उससे टकरा गया, इससे टकरा के इधर आ गया, यहाँ फिर से एक एटम आया, उससे टकराया, फिर टकरा के इधर चला गया, यहाँ आके फिर से टकराया, इधर गया, फिर टकरा के इधर गया मान लेते हैं, फिर टकरा के इधर आ गया, फिर टकरा के इधर आ गया, फिर टकरा के इधर आ गया। बेसिकली अपनी जगह पे कट 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 कट, पता नहीं अपनी एक ही जगह लोकेशन कट 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 ऐसे घूम रहा है। अगर मैं फॉर अ फाइनाइट इंटरवल इस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करो, फाइनाइट का मतलब 2-4 सेकंड कम से कम ऑब्जर्व करो, तो इतनी बार ये टकरा चुका होगा कि मैं इसकी अगर एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, दैट इज अगेन अप्रोक्सीमेटली 0 फॉर अ फाइनाइट इंटरवल। मतलब देखेंगे बहुत देर में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है, जबकि एवरेज स्पीड इस इलेक्ट्रॉन की भी उतनी देर में कितनी है, 10 टू पावर 6 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, तो ये तो हुआ अगर बस एक कंडक्टिंग बॉडी रखी हुई है, तो इसमें हम लोग कुछ चीजें डिफाइन करते हैं, कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। पहला है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ,
इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टॉर्क नहीं है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है? दिस इज एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स सफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब दो बार कोलाइड कर रहा है, मतलब एक बार यहाँ कोलाइड किया, एक बार यहाँ कोलाइड किया, इसके बीच का टाइम इंटरवल लो, यहाँ कोलाइड किया, यहाँ कोलाइड किया, इसके बीच का टाइम इंटरवल लो, इन सारे टाइम इंटरवल्स का एवरेज निकाल लो, तो वो जो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन सफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, उसको हमने नाम दिया है रिलैक्सेशन टाइम। एक और होता है मीन फ्री पाथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है गैस में कि ये क्या होता है? एवरेज पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स क्या कहलाता है? ये कहलाता है मीन फ्री पाथ, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गई उस वक्त की बात जब इलेक्ट्रॉन, जब हमारा एटम, सॉरी, मेटल ऐसे ही पड़ा हुआ था, मेटलिक वायर ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब हम क्या करेंगे? उस मेटलिक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटलिक वायर, क्या होगा? क्लास ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटलिक वायर, यहां पर आपको मुझे रोक देना चाहिए। सर क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा होता है क्या? किसी को गड़बड़ लग रही है सेंटेंस में? किसी को तो लग रही होगी कि सर ने गलत लिख दिया। सर मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या? मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ हाँ, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया सर? वही तो। है ना? हाँ, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक नहीं फील्ड रहता। कैसे आया? है ना? यस सर। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग होगी। सर एक पूरा चैप्टर पढ़ाया आपने, इसमें रट रट के थक गए कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और अब आप बोल रहे हो इस दूसरे चैप्टर की शुरुआत में ही कि ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटलिक वायर। ये क्या लफड़ा है? साइंस है या कुछ और चल रहा है? देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने अप्लाई किया मेटल के अंदर, सॉरी, पहले ही समझते हैं या ये रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। तो देखो, बात को समझो। मेटल के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, अगर मैं मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, तो क्या होता है ना कि उसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। हाँ या ना? हाँ सर। यही पढ़ाया था ना कि हम जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। पर अब मैं इसी सेंटेंस को घुमा के बोलूंगा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसके इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ना होने दें
तो मेटल्स मूव करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलो। नहीं सर। नहीं सर, दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आया? समझ में आ गया सर। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा और क्या? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तभी जाके करंट मिलेगा। हाँ, यही करना है। पिछले चैप्टर में क्या बोलना है? यही बात बोलनी है। कंक्लूड दूसरी चीज करनी है। इस चैप्टर में फिर से वही बात बोलनी है, कंक्लूड दूसरी चीज करनी है ना? क्योंकि दोनों चैप्टर में टारगेट अलग है। पहले चैप्टर में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के बारे में, इस चैप्टर में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में। ठीक है? तो यस सर। क्या हुआ? पहले चैप्टर में हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो ना हो जाए, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। अब बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखो, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा। खत्म। यही है ना? यही है ना भाई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटेलिक वायर क्या होगा देखते हैं। कुछ किताबें तो आपको एकदम में बेवकूफ बना देती हैं। वो क्या करती हैं कि आपको डायग्राम बना के देती हैं कुछ ऐसा। खास तौर से ये प्रॉब्लम होती है आईसीएससी वाले बच्चों के साथ जो 10th क्लास में आईसीएससी बोर्ड में थे, क्योंकि उनको ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की जाती है और पढ़ा कुछ नहीं पाते। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया मान लेते हैं इस तरफ, तो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने दूध के धुले हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लग गए। ये सरासर गलत है। ठीक है? इतने ऑर्डरली फैशन में इलेक्ट्रॉन कभी मूव नहीं करते, क्योंकि ध्यान दीजिए ये रैंडम वेलोसिटी आपको क्या लगता है किस वजह से थी? ब्राउनियन मोशन या रैंडम मोशन जो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का, ये किस वजह से हो रहा था? सर कोई फोर्स नहीं लग रहा था इसीलिए। टेम्परेचर की वजह से हो रहा था। ठीक है, समझ में आई बात? बस टेम्परेचर है ना, तो मतलब एनर्जी तो है, वो उसी एनर्जी से रैंडमली मूव कर रहा है। तो क्या आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो एनर्जी खत्म हो गई, टेम्परेचर जीरो हो गया? नहीं ना। तो इतने ऑर्डरली फैशन में तो इलेक्ट्रॉन कभी ना मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सोल्जर्स नहीं है जो एक लाइन बना के चलेंगे। क्या होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे? लेट से आपने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन कंटिन्यू होगा। पर क्या होगा ना बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर आया, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर आया, छठा इलेक्ट्रॉन इधर गया, सातवां इलेक्ट्रॉन इधर गया। कहने का मतलब ये है कि रैंडम मोशन अभी भी होगा, लेकिन किंतु परंतु बंधु, रैंडम मोशन होगा पर साथ ही साथ एक ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी भी आएगी। इसकी एवरेज स्पीड जो है ये अभी भी अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 6 मीटर्स पर सेकंड रहेगी, बट जो एवरेज वेलोसिटी है अब जीरो नहीं होगी, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। बस इतना ही होगा। सुनो बात को, क्या कह रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, ये समझ लो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, इतना होता नहीं है। कॉपर जो सबसे अच्छा कंडक्टर है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाए, सिर्फ 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाए, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि कॉपर
मेल्ट हो जाएगा सिर्फ 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड पे। तो एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड पे हम अगर चला रहे हैं तो हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हमें एवरेज वेलोसिटी और कम रखनी चाहिए, शायद 0.5 या 0.1 रखनी चाहिए होगी, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इतनी कम है। सोचो जरा, एवरेज स्पीड इतनी सारी है, इससे कोई एनर्जी हमें नहीं मिल रही, और एवरेज वेलोसिटी इतनी कम है, इतनी कम। सारे के सारे जो अप्लायंसेस हैं वो इसी से चल रहे हैं। आपका एसी, टीवी, फ्रिज सब सिर्फ इतनी सी स्पीड वाली एनर्जी से, इतनी सी वेलोसिटी वाली एनर्जी से चल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पर, इतनी वेलोसिटी से। पर इतनी वेलोसिटी, इतनी स्पीड से, ये रैंडम स्पीड है, एक दायां गया एक बायां गया। सब लोग मिल के अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे ना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, और सब लोग अगर बहुत सारा काम करें लेकिन रैंडम डायरेक्शन में काम करें तो कोई फायदा नहीं होता। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ये सीख हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के आसपास। वो डिपेंड करता है आपके कितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, कौन सा मेटेरियल वायर यूज किया है, वगैरह वगैरह, क्या टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक काम करो, फटाफट फटाफट इसको कॉपी कर लो, फिर इसके बाद में इसके आगे और बात करनी है इसी के बारे में। कॉपी हो गया सबका? यस। नहीं, ओके। सर हो गया। अगर मैं किसी, अच्छा थोड़ा सा और सुन लो कहानी। अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाया हुआ है, रेड कलर से सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाया हुआ है तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उस तरफ लगेगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसा होगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा। आपने दिमाग में रख सकते हो, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसा होगा कि अभी भी रैंडम मोशन कर रहा होगा, बट पहले के मुकाबले थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा होगा। इसलिए पाथ लेंथ अभी देखो कितना सारा ट्रेवल कर, टक 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 टक, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पहले के मुकाबले, सिर्फ इतना सा। समझ में आई बात? तो रैंडम मोशन अभी भी है, पर थोड़ा बहुत एवरेज वेलोसिटी आ गई है, जिसकी वजह से कुछ वर्क हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हमें एनर्जी की फॉर्म में बाहर मिलेगा। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, हमने एक टर्म पढ़ा था, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ पढ़ा था। टाउ
does not change by much on application of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से टाउ में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसको कौन चेंज करता है? टाउ डिपेंड्स ऑन सिर्फ दो चीजें। पहला मटेरियल, कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से सर वेलोसिटी तो चेंज हुई लोगों की, इलेक्ट्रॉन्स की, तो उससे टाउ क्यों नहीं, टाउ पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? तो जवाब बहुत सिंपल सा है बेटा, एवरेज वेलोसिटी में फर्क पड़ा, एवरेज स्पीड में थोड़ा ना फर्क पड़ा। रैंडम मोशन में तो फर्क पड़ा ही नहीं ना, मतलब वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रह गया ना। आपके 10⁻6 मीटर पर सेकंड में अगर आप 1 सेंटीमीटर पर सेकंड ऐड कर दोगे तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। इसलिए टाउ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कुछ खास फर्क उस पर नहीं पड़ता। पर हाँ, इस रिलैक्सेशन टाइम पे फर्क अगर पड़ता है किसी चीज का तो वो एक है मटेरियल और दूसरा है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होगा? रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब दूसरी बात कर रहे हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी जो हमारी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम देते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वी डी से। ठीक है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज नथिंग बट ई बाय एम इंटू टाउ। ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो ये फॉर्मूला होता है, कहानी खत्म, इसका डेरिवेशन में मत पढ़ना। कई लोग दिमाग लगाएंगे सर v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये गलत है क्योंकि u जीरो नहीं था और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स आते हैं, बट ये फॉर्मूला काम करता है। ये तो बोलोगे सर ये तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ सर, ये एवरेज कैसे हो गया? इसलिए कह रहा हूँ कि इस चक्कर में ना पड़े, आप इस फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश ना करें, ये आपके लेवल से ऊपर की चीज। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है हमारे पास क्या? सिंपली ई बाय एम इंटू टाउ। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो आपका एक और टर्म यहाँ पे डिफाइंड है, मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू। मोबिलिटी कैसे डिफाइन होता है? मोबिलिटी को हमने डिफाइन किया है कि जो एवरेज वेलोसिटी वीडी इट इज इक्वल टू म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितना ज्यादा, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का के साथ जो प्रोपोर्शनैलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने नाम दिया मोबिलिटी। ठीक है, ऑब्वियसली म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई टाउ बाय एम, है ना? ये हमारी मोबिलिटी भी हो गई। अब क्या होगा? सर हाँ बेटा, सर आपका वॉइस बहुत ड्रैग हो रहा है बीच बीच में, तो एक बार प्लीज मोबिलिटी रिपीट कर दीजिए ना। ओके बेटा, मोबिलिटी क्या होता है ना बेटा, कुछ नहीं है। मोबिलिटी की डेफिनेशन ही ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, या म्यू आपकी मोबिलिटी है। ठीक है, तो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे? म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। और साउंड सबके लिए ब्रेक हो रही है काफी देर से, या अभी जस्ट थोड़ा सर सा? ठीक है। ठीक है, ओके। मतलब मेरे को बैटरी वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है ना इसमें? सर हमको तो ठीक आ रहा है। ओके बेटा, तो मोबिलिटी म्यू क्या है? ई टाउ बाय एम के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी म्यू की ये डेफिनेशन है
और ये हमारे पास पहले से फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में कुछ रिलेशन देखेंगे। क्या होता है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट्स से ए है, और यहाँ पे एक स्मॉल एन भी डिफाइंड है। स्मॉल एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं तो करंट इधर होगा। ये करंट कितना होगा मैं ये निकालना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल एन, और ए तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि अगर हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है तो एवरेज तौर पे इन टाइम टी इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम एरिया इंटू वीडी इंटू टी, है ना, एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम, इतने वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस अ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने क्रॉस किया इस क्रॉस सेक्शन को, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, स्मॉल एन ए वी डी इंटू टी। इतने इलेक्ट्रॉन्स ने इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर लिया। दिस इंप्लाइज जो चार्ज इसको क्रॉस किया है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी इंटू टी। ठीक है, कोई दिक्कत? दिस इंप्लाइज Q बाय टी, करंट क्या हो जाएगा, Q बाय टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये आपके पास एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि करंट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब इसमें ना थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, करंट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। एक बार इसको कॉपी कर लेंगे, और भी चीजें देखनी है, इसमें खत्म नहीं हुआ ये।
कॉपी हो गया? कॉपी हो गया ना? ओके, तो थोड़ी बहुत बातें बची रह गई हैं, मोस्टली तो हो गया है। हमारे पास 3 फॉर्मूले हमने देखे अभी तक। एक तो देखा VD इज इक्वल टू EE बाय M इंटू टाउ, दूसरा देखा VD इज इक्वल टू म्यू ई, और तीसरा देखा करंट इज इक्वल टू NEA VD। ठीक है, अब मैं डिफाइन करूंगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। क्या होता है ना बेटा, ये मान लो आपके पास कंडक्टर है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, ये उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी उधर की तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा ड्रॉ किया है, यहाँ पे रैंडम वेलोसिटी मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो ऐसे में आपका अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में सीधे सीधे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नॉर्मल लो, ये एरिया, तो आपका जे वेक्टर इज इक्वल टू करंट बाय ये वो वाला एरिया जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नॉर्मल है। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्योंकि हमने देखा था I इज इक्वल टू NEA VD, हमने डिफाइन किया, इसका मतलब कि J इज इक्वल टू NEVD। J क्या हो जाएगा? NEVD, और इसका डायरेक्शन करंट वाला डायरेक्शन होगा, VD का अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्योंकि E जो है नेगेटिव चार्ज, J क्या है? NEVD, या J वेक्टर इज इक्वल टू आप माइनस NEVD वेक्टर लिख सकते हो अगर E को आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हो तो। ठीक है, आपका जो करंट होता है ना, दैट इज बेसिकली J वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। कहने का मतलब अगर ये आपका वायर है, इधर आपका J वेक्टर है, और आपने क्रॉस सेक्शन एरिया कोई ऐसा ले लिया, ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। इस J वेक्टर और एरिया वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको करंट मिल जाएगा, और इसीलिए करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब
थोड़ा सा गौर करेंगे हमारे जो अच्छा यहीं से हो जाएगा, उधर करने की जरूरत नहीं है। जो ये फॉर्मूला बना है इसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे। बेसिकली सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो क्या है, J इज इक्वल टू एन ई वी डी है ना। और वी डी क्या है, म्यू ई या फिर ई टाउ बाय एम इंटू ई। सो दिस इम्प्लाइज J इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू इंटू ई। इनफैक्ट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा, क्योंकि J वेक्टर और ई वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फिर से J वेक्टर होगा, मतलब J वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। ये जो एन ई म्यू है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिग्मा से, तो मुझे मिल जाएगा J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। यहाँ सिग्मा को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, एंड दिस इज योर ओम्स लॉ। ये आपका ओम लॉ है। जो V इज इक्वल टू आई आर पढ़ते हो ना, वो ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ है J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर तुरंत ड्राइव हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर लेंगे। अब सिग्मा कितना हो गया, एन ई म्यू, म्यू कितना है, ई टाउ बाय एम। वो सारी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लें। ये पोर्शन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। क्या बोले? सर वहाँ पे एरिया वेक्टर और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हुआ है आई हाँ के बेटा, लिए। आई इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। देखो क्रॉस सेक्शन जरूरी नहीं है आप इसके नॉर्मल डायरेक्शन में लो, आप टेढ़ा भी ले लोगे ना क्रॉस सेक्शन एरिया, तब भी J वेक्टर और ए वेक्टर से आपको करंट मिल जाएगा। ये अच्छी बात है, अच्छा ठीक है। सर, फिर उसके एंगल निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो फिर क्या? अरे जब वो यार, आएगा। नॉर्मली आप यही वाला लो, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया टेढ़ा एरिया तो क्या करोगे? हाँ नॉर्मली आप ये वाला एरिया लो। कोई दिक्कत है इसमें? तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, मैंने लास्ट चीज पढ़ाई थी, ये मेरे को अगली क्लास में याद दिलाना। यहाँ से एक दो स्टेप में हम लोग ओम्स लॉ जो आपने पढ़ा था उस फॉर्म में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि वहां तक पहुंचने का मतलब है फिर मैं रोयल वाई वगैरह सब फॉर्मूले एक साथ पढ़ाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। अभी के लिए क्लास ओवर है, मिलते हैं